नमस्कार सर्व शिक्षक मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो. सी-टी-ई-टीच्या हिंदी एवं शिक्षाशास्त्र या तासिकेमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या तासिकेमध्ये आपण अपठित गद्यांश उतारा यावर 30 प्रश्न घेणार आहोत. सुरू करूया आपण आपली आजची तासिका. सर्वात प्रथम आपण दिलेला उत्तर वाचूया. पहला उत्तर है, आधुनिक शिक्षा पद्धति केवल सूचनाओं का संग्रह मात्र बनकर रह गई है, जो विद्यार्थी के मौलिक चिंतन की क्षमता को कुंद कर रही है. संस्कृति और मूल्यों के अभाव में शिक्षा उस वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ही नहीं है. तो यहाँ पर कुछ शब्द है, कुंद कर देना यानी धार कम कर देना, उसके बाद में मौलिक यानी महत्व और चिंतन यानी सोचना. तो यहाँ पर हमें इस गद्य जो अपठित गद्य है, इस अपठित गद्य के ऊपर जो प्रश्न है उनके बारे में सोचना है. सबसे पहला सवाल लेते हैं. लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी विसंगति क्या है? तो यहाँ पर 4 पर्याय हमारे सामने दिए हैं. तो यहाँ पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी विसंगति क्या है? सूचनात्मक बोझ की अधिकता होना. लेखक ने स्पष्ट किया है कि केवल सूचनाओं का संग्रह करना मौलिक सोच को खत्म कर रहा है, जो वर्तमान प्रणाली की मुख्य कमी है. इसलिए सबसे आखिरी जो पर्याय है, पर्याय क्रमांक डी, सूचनात्मक बोझ की अधिकता होना, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है. आगे बढ़ते हैं सवाल 2 की तरफ. उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त कुंद शब्द का तात्पर्य किस संदर्भ में सबसे सटीक बैठता है? तो मैंने आपसे पहले कहा था कुंद यानी धारहीन या प्रभावहीन बनना. तो यहाँ पर हमें 4 पर्याय दिए हैं. 2 नंबर का पर्याय देखो, पर्याय क्रमांक बी, धारहीन या प्रभावहीन बनना. यहाँ कुंद का अर्थ सोचने की शक्ति को कमजोर या निष्प्रभावी कर देने से है. इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है. प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं. गद्यांश 1 के संदर्भ में जड़ विहीन वृक्ष की उपमा का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर देखो 4 पर्याय हमारे सामने दिए हैं. मूल्यहीन आधुनिक शिक्षा के लिए इस शब्दों का प्रयोग किया गया है. लेखक ने कहा है कि मूल्यों के बिना शिक्षा जड़ विहीन वृक्ष के समान है, जिसका आधार स्थिर नहीं रहता. इसलिए पर्याय क्रमांक ए, मूल्यहीन आधुनिक शिक्षा के लिए, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है, पर्याय क्रमांक ए. चलो आगे बढ़ते हैं. सवाल 4. व्याकरण की दृष्टि से मौलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है और इसका मूल शब्द क्या है? तो यहाँ पर मौलिक शब्द जो है वह मूल अधिकयिक, पर्याय क्रमांक सी देखो, मूल अधिकयिक. इसमें मूल जो है संज्ञा शब्द में ईक प्रत्यय जुड़ने से आदि स्वर उ का औ में परिवर्तन होकर मौलिक बना है. इसलिए यह जो है पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है. आगे बढ़ते हैं. प्रश्न 5. लेखक के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर चारों पर्याय आपके सामने दिए हैं. तो यहाँ पर चिंतन और मूल्यों का संवर्धन करना, यह वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए. गद्यांश के भाव से स्पष्ट है कि मौलिक सोच और नैतिक विकास ही शिक्षा का असली लक्ष्य होना चाहिए. इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है. आगे बढ़ते 6ठा प्रश्न. गद्यांश 1 में संग्रह मात्र पद में मात्र शब्द व्याकरणिक रूप से क्या है? देखो मात्र, ये जो शब्द है, मात्र, ही, भी, ये जो शब्द होते हैं, सिर्फ, ये जो शब्द होते हैं, यह शब्द जोर देने के लिए आते हैं. यानी यहाँ पर मराठी जर सांगायचं झालं तर जोर देण्याकरता, एखाद्या शब्दावर जोर देण्यासाठी अशा शब्दांचा वापर केला जातो. तर यहाँ पर हिंदी में उसे निपात कहा जाता है. तो निपात, पर्याय क्रमांक सी जो है निपात, मात्र यह एक निपात है जो वाक्य में सीमा निर्धारण या बल देने का कार्य करता है. हिंदी में कहेंगे बल देने का, आणि मराठीत जोर देण्यासाठी त्या शब्दाचा वापर केला जातो. मात्र हा शब्द या वाक्यामध्ये जोर देण्यासाठी आलेला आहे, म्हणून तो निपात आहे. निपात हे एक प्रकारचा अव्ययच आहे, परंतु या ठिकाणी आपल्याला अव्यय हा चालणार नाही, तर या ठिकाणी निपात हाच पर्याय घ्यावा लागेल. तो पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं. 7वां प्रश्न. गद्यांश 2 पढ़ेंगे अब हम. साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि उसका मार्गदर्शक भी है. जब समाज दिशाहीनता का शिकार होता है, तब कालजयी रचना ही उसे नवीन चेतना प्रदान करती है.
साहित्य का उत्तरदायित्व केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सत्य का उद्घाटन है। तो यहाँ पर हमें अब आगे बढ़ना है। इस गद्य के ऊपर आने वाले जितने भी सवाल हैं उनके हमें जवाब देने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न 1 की तरफ चलते हैं। गद्यांश के अनुसार साहित्य की कालजयी होने की क्या शर्त होती है? तो सबसे पहले पर्याय देखो, समाज को नई चेतना प्रदान करना, यह ही शर्त हो सकती है। गद्यांश के अनुसार जो साहित्य समय की सीमाओं को लांघकर समाज को दिशा दिखाए वही कालजयी है यानी योग्य है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही जवाब है। आगे बढ़ते 8वां प्रश्न। साहित्य समाज का दर्पण है, इस प्रसिद्ध उक्ति के माध्यम से लेखक का क्या कहना है या क्या कहना चाहते हैं लेखक? तो यहाँ पर सबसे आखिरी पर्याय देखो, साहित्य समाज की स्थिति को दिखाता है। दर्पण का कार्य प्रतिबिंब दिखाना होता है। दर्पण का मतलब होता है आईना, अर्थात साहित्य समाज की बुराइयों और अच्छाइयों को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए साहित्य को यहाँ पर क्या कहा गया है? दर्पण कहा गया है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी साहित्य समाज की स्थिति दिखाता है, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न। गद्यांश में प्रयुक्त उत्तरदायित्व शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? दूसरा जो हमें गद्यांश दिया है उसमें एक शब्द आया है उत्तरदायित्व, उसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो पर्याय क्रमांक बी देखो, उत्तर अधिक दायित्व। यह एक संयोग पद है जहां उत्तर और दायित्व यह स्वतंत्र शब्द मिलकर उत्तरदायित्व शब्द बनता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी उत्तरदायित्व यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। 10वां प्रश्न। गद्यांश के अनुसार समाज कब दिशाहीनता का शिकार होता है? तो यहाँ पर जब नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है तब समाज दिशाहीन का शिकार होता है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी लेखक का संकेत है कि चेतना और सत्य के अभाव में ही समाज दिशा खोता है, क्योंकि उसमें नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 11वां प्रश्न हम गद्यांश 3 देखेंगे। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है बल्कि यह हमारे सोचने के ढंग को भी निर्धारित करती है। मातृभाषा की शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि वह हमारे परिवेश, अब परिवेश का मतलब क्या होता है? आजू बाजूचा परिसर यानी माहौल, परिवेश और संस्कृति से सीधे जुड़े होती है। विदेशी भाषा का थोपा जाना विद्यार्थी की सृजनशीलता को बाधित कर सकता है। यहाँ पर यह हमें क्या दिया है? गद्यांश दिया गया है। इस पर आने वाले प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। इसके ऊपर का पहला प्रश्न है, भाषा यहाँ पर लेखक मातृभाषा की शिक्षा पर क्यों बल दे रहा है? तो यहाँ पर क्यों बल दे रहा है? क्योंकि वह संस्कृति और परिवेश से जुड़ी होती है। इसलिए मातृभाषा पर यहाँ पर शिक्षा, मातृभाषा की शिक्षा पर वह लेखक जोर दे रहा है, बल दे रहा है। तो सबसे पहला जो पर्याय है, पर्याय क्रमांक ए, वह संस्कृति और परिवेश से जुड़ी है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है, पर्याय क्रमांक ए। 12वां प्रश्न। लेखक के अनुसार विदेशी भाषा का थोपा जाना सृजनात्मकता को कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि थोपा जाना सृजनात्मक को क्या करता है? सृजनात्मक जो नवीन निर्माण जो होता है, नव निर्माण में कैसे प्रभावित करता है? यह मौलिक विचारों को रोक देता है, क्योंकि जब हम विदेशी भाषा को थोपा जाता है तो मौलिक विचारों को रोक देता है। क्योंकि जब बच्चा उस भाषा में सोच नहीं पाता जिसमें वह शिक्षा ले रहा है तो उसकी मौलिकता दब जाती है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 13। अभिव्यक्ति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प चुनिए। अभिव्यक्ति यानी पर्याय क्रमांक सी बघा, पर्याय क्रमांक सी अभि अधिक व्यक्ति। अभि उपसर्ग है जिसका अर्थ सामने या विशेष होता है और इसमें मूल शब्द जो है व्यक्ति, यह उसका मूल शब्द है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी अभि अधिक व्यक्ति इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 14वां। गद्यांश 3 के अनुसार भाषा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो भाषा का प्राथमिक कार्य है चिंतन का निर्धारण करना। लेखक ने कहा है कि भाषा केवल माध्यम नहीं बल्कि वह सोचने के ढंग को भी तय करती है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी चिंतन का निर्धारण करना यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न।
गद्यांश में प्रयुक्त परिवेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो यहाँ पर नीचे जितने शब्द दिए हैं उसमें से हमें परिवेश शब्द का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वह ढूंढना है। तो यहाँ पर 3 शब्द परिवेश शब्द के पर्यायवाची शब्द है, बस एक नहीं है, उसे ढूंढना है। तो माहौल तो है, परंपरा नहीं है, आब और हवा यानी आजू बाजू का परिसर यह भी ठीक है, वातावरण यह भी ठीक है। परंपरा यह परिवेश शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है, इसलिए यह इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही जवाब है पर्याय क्रमांक बी, क्योंकि परंपरा का अर्थ रीति रिवाज है जबकि परिवेश का अर्थ वातावरण या आसपास की स्थिति होती है, इसलिए परंपरा यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 16वां। अब हम गद्यांश 4 को पढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी चुनौती है। मानव की अंधी उपभोगवादी प्रवृत्ति ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। विकास की अंधी दौड़ में हमने यह भुला दिया है कि हम प्रकृति के स्वामी नहीं बल्कि उसके अंश हैं। सतत विकास ही एकमात्र समाधान है। तो हमने इसे पढ़ा है। अब हम इसके ऊपर जो आधारित जो प्रश्न है उनकी तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न इस गद्य के ऊपर है, लेखक ने प्रकृति के असंतुलन का मुख्य कारण किसे माना है? तो लेखक ने यहाँ पर प्रकृति के असंतुलन का मुख्य कारण माना है मानव की उपभोगवादी प्रवृत्ति को, पर्याय क्रमांक डी। क्योंकि गद्यांश में स्पष्ट रूप से अंधी उपभोगवादी प्रवृत्ति को असंतुलन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न। गद्यांश के संदर्भ में सतत विकास से क्या तात्पर्य है? तो प्रकृति के साथ समन्वयकारी विकास, यह सतत विकास कहा जाएगा। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को समझौता किए बिना वर्तमान की पूर्ति करे, इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 18वां प्रश्न। विकास की अंधी दौड़, इस मुहावरे नुमा वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर परिणामों की परवाह किए बिना प्रगति करना, उसे विकास की अंधी दौड़ कहा जाता है। अंधी दौड़ का अर्थ है विवेक खोकर केवल आगे बढ़ने की होड़ में शामिल होना, इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न। व्याकरण की दृष्टि से उपभोगवादी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर उपभोग यह तो मूल शब्द है और वादी यह प्रत्यय है, इसलिए पर्याय क्रमांक सी वादी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, गद्यांश 4 में स्वामी शब्द का विलोम शब्द का प्रयुक्त हो सकता है। तो स्वामी शब्द का विलोम शब्द क्या हो सकता है? स्वामी यानी मालक, मालक का सेवक या अंश। तो यहाँ पर कहाँ है? पर्याय क्रमांक बी, सेवक या अंश, यह इसका विलोम शब्द है। किसका? स्वामी शब्द का, इसलिए यहाँ पर पर्याय क्रमांक बी यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। 21वां प्रश्न। गद्यांश 4 का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो 4 हमें यहाँ पर दिए हैं। सबसे आखिरी पर्याय देखो, पर्यावरण, चुनौतियाँ और समाधान। यह शीर्षक गद्यांश के दोनों मुख्य पक्षों समस्या और समाधान दोनों को समेटता है, इसलिए पर्याय क्रमांक डी पर्यावरण, चुनौतियाँ और समाधान यह योग्य शीर्षक होगा, इसलिए यह इस प्रश्न का योग्य उत्तर माना जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। शिक्षा शास्त्र यानी पेडोलॉजी, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। यह इसका शिक्षा शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य संप्रेषण की क्षमता विकसित करना है ताकि बच्चा अपनी बात कह सके, इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते ही 23वां प्रश्न। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? तो हमारे सामने 4 पर्याय हैं। सबसे पहला पर्याय देखो, पर्याय क्रमांक ए, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। बातचीत के माध्यम से बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करना सीखता है, जो अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम है, इसलिए पर्याय क्रमांक ए विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न। भाषा की शिक्षा आगमन विधि
में हम किस ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ख्याल देना है। तो यह आगमन विधि जो है यह एक तरह से विद्यार्थी केंद्रीय छात्र केंद्रीय शिक्षा पद्धति है। इसलिए उदाहरणों से नियमों की ओर पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का योग्य उत्तर होने वाला है, क्योंकि आगमन विधि में पहले अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर छात्र स्वयं नियम तक पहुंच जाते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। भाषा के संदर्भ में बहुभाषिकता को आप किस रूप में देखते हैं। तो हम उसे संसाधन के रूप में देखते हैं बहुभाषिकता को, क्योंकि बहुभाषिकता कक्षा में एक बाधा नहीं बल्कि एक समृद्ध संसाधन है जिससे बच्चे एक दूसरे की भाषा सीखते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 26वां प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमें पर्याय क्रमांक डी की तरफ जाना चाहिए। पर्याय क्रमांक डी देखो, सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधारना। सीसीई का लक्ष्य केवल अंक देना नहीं बल्कि यह देखना है कि बच्चा कैसे सीख रहा है और कहाँ मदद उसे चाहिए। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 27 की तरफ। भाषा की कक्षा में साहित्य का प्रयोग किस लिए सबसे अधिक प्रभावी है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देखो। पर्याय क्रमांक सी सभी पर्याय मैं आपके सामने रखता हूँ। भाषाई संरचना और विभिन्न शैलियों के परिचय के लिए सबसे अधिक प्रभावी है। साहित्य के माध्यम से बच्चे भाषा की जीवंत रूप और विभिन्न विधाओं यानी कहानी कविता से परिचित हो जाते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का योग्य उत्तर है, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। एक शिक्षिका बच्चों के लेखन कार्य का आकलन करते समय उनके विचारों को महत्व देती है। वह किस प्रकार की सोच को बढ़ावा दे रही है। तो वह रचनात्मक और अर्थपूर्ण लेखन को बढ़ावा दे रही है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि विचारों को महत्व देना यह दर्शाता है कि लेखन केवल वर्तनी की शुद्धि नहीं बल्कि अर्थ का निर्माण है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का योग्य उत्तर है। 29वां प्रश्न देखो, यदि कोई बच्चा कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को उसकी भाषा का सम्मान करते हुए बात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना उसे कक्षा में सुरक्षित महसूस कराता है और सीखने में मदद कराता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का योग्य उत्तर है। और आखिरी प्रश्न, पढ़ना कौशल यानी रीडिंग स्किल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है पढ़ी गई सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, यानी पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, क्योंकि पढ़ने का अर्थ केवल अक्षरों का उच्चारण नहीं बल्कि लिखे हुए शब्दों के पीछे छिपे अर्थों को समझना भी होता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको सभी को यह 30 प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो अगर वीडियो को आप समझ लिए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना, ताकि मुझे भी अपनी खामियां और अच्छाई समझ में आ सके। और आशा करता हूं आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब किए हो। अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी सीटीईटी की वीडियो आप तक पहुँच सके, सभी विषय की वीडियो आप तक पहुँचा सके। आशा करता हूँ रुकता हूँ यहीं पर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।